हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 साइंस का क्वेश्चन पेपर है। सेट 1 31C1 कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2023। तो सीबीएसई का है। इसका हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था, सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है। इन सब के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप चेक कर लेना। सेक्शन डी करने जा रहे हैं इसका हम। तो देखिए सेक्शन डी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सब आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ये चेक कर लेना आप। सेक्शन बी भी कर लिया था हमने एंड सेक्शन सी के क्वेश्चंस भी कर लिए। सेक्शन डी को देख लेते हैं। तो सेक्शन डी के क्वेश्चंस में देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का चॉइस वाला क्वेश्चन है, तो पहले ये फर्स्ट कर लेंगे ए एंड देन बी। तो देखो ए क्वेश्चन क्या है, एक एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस रेड। एक्वस सोल्यूशन ब्लू को रेड कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन व्हेन एडेड इन एक्सेस वुड रिवर्स द चेंज। अब कहा है कि कौन सा सोल्यूशन इन चारों में से जिसमें हम क्या करें, अगर हम उसको एक्सेस में डाल दें, इन चारों में से किसी चीज़ को एक्सेस में डाल दें तो रिवर्स हो जाएगा चेंज। यानी कि पहले जो ब्लू रेड में हो रहा था ना, वो रेड अब रेड ब्लू में हो जाए। तो इट मीन्स कहना क्या जा रहा है क्वेश्चन कि स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ब्लू रेड में चेंज हो रहा है। एक सोल्यूशन ब्लू को रेड कर रहा है। ब्लू को रेड कौन करता है, एसिड करता है ना, बताया था एसिड में यहाँ डी होता है, तो यहाँ भी डी आना चाहिए लास्ट वाले में। तो ब्लू लिटमस रेड कौन करते हैं, एसिड्स करते हैं। अब हमें उल्टा करना है ना, क्वेश्चन में रेड से ब्लू करना है ना, रिवर्स करना है चेंज को। तो रेड से ब्लू का मतलब हमें बेस बनाना है। तो बेस बनाने के लिए हमें एक्सेस क्या डालना पड़ेगा, कोई बेस डालना पड़ेगा, क्योंकि एसिडिक है सोल्यूशन। तो उसको अगर मुझे बेस बनाना है तो यानी इस एसिडिक सोल्यूशन में एक्सेस में क्या डालना पड़ेगा, बेस डालना पड़ेगा, तभी तो सोल्यूशन बेसिक होगा। तो हमें इसमें से ढूंढना है कौन सा बेस है। तो देखो लेमन जूस तो एसिड होता है, वो तो मिलाएंगे तो और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, फिर रिवर्स थोड़ा ना हो पाएगा चेंज। तो हमें तो बेस चाहिए, तभी तो रिवर्स होगा चेंज। तो लेमन जूस तो एसिड होता है, विनीगर भी एसिड होता है। कैल्शियम सल्फेट आपने पढ़ा होगा, बेस सॉल्ट होता है। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, सॉल्ट होता है। बेस क्या होता है, जिसके पास हाइड्रोक्साइड हो। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है। तो अगर हम बेस को ऐड करेंगे तभी तो, एक्सेस में बेस को अगर ऐड करेंगे तभी तो सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, और वो उल्टा कर देगा, रिवर्स कर देगा, रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। तो इट मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिक नेचर का है, तभी ये चेंज जो है रिवर्स हो पाएगा। तो इसका ऑप्शन 2 है, सेकेंड वाला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना पड़ेगा आपको। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड या कंपाउंड्स विल टर्न द फिनफ्थलीन सोल्यूशन पिंक। फिनफ्थलीन सोल्यूशन को पिंक कौन सा करेगा। तो आपने देखा होगा फिनफ्थलीन एक इंडिकेटर होता है। फिनफ्थलीन इंडिकेटर क्या करता है, वो एसिड में तो चेंज नहीं दिखाता है, बट बेस में कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। किस में पिंक हो जाता है, बेस में। अगर फिनफ्थलीन को बेस में मिक्स करोगे तो बेस में उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अदरवाइज़ वो पिंक कलरलेस होता है, बट वो बेस में कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। तो पहले तो सोचो इनमें से बेस कौन सा है, तभी तो वो कलर पिंक आएगा। बेस के साथ ही तो फिनफ्थलीन पिंक कलर देता है। तो ये तो एसिड है ना, CH3COOH, ये तो एसिटिक एसिड है, तो ये तो बेस नहीं है। हमें बेस ढूंढना है। HCl भी एसिड है, तो एसिड तो हटा दो, 1 और 3 तो हट गए। अब बेस देखो सेकंड और फोर्थ है, क्योंकि OH वाले क्या होते हैं, बेस होते हैं, है ना। फिनफ्थलीन पिंक कब देता है, जब बेस होता है। तो या तो सेकंड आंसर होना चाहिए या फोर्थ आंसर होना चाहिए। अब आपको एक, क्योंकि ये दोनों ही बेस है, तो आपको याद रखना फिनफ्थलीन में जो पिंक कलर आता है ना, वो 8.1 से 10 के अंदर अंदर आता है। तो ये जो इसका pH होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो 8.1 के लगभग होता है। और जब ये NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका pH 10 या 10 से ज़्यादा होता है। तो NaOH में तो ये पर्पल कलर दे देगा। अगर ऑप्शन में मान लो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता, तब तो हम NaOH ही लिखते, क्योंकि बेस में ही वो पिंक कलर देता है। बट क्योंकि दो बेस दिए, तो हमें ये स्ट्रॉन्ग बेस में वो कैसा कलर हो जाता है, पर्पल कलर हो जाता है फिनफ्थलीन का। तो इसलिए हमें कौन सा वाला बेस लेना पड़ेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसमें ये थोड़ा कम बेस है, तो इसलिए ये पिंक देगा और बाद में ये डार्क होता जाएगा, पर्पल हो जाएगा। तो इसमें ही तो ये पर्पल कलर देता है, जबकि जो थोड़ा कम बेसिक होता है उसमें ये पिंक कलर देगा। तो यानी कि ये ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, अगर ये नहीं होता क्वेश्चन में तो फिर ये होता आंसर, बट अभी फ़िलहाल ये है ना। तो इसका जो पिंक कलर है वो 8.1 से 10 के बीच में होता है। तो ये तो 10 के से थोड़ा ज़्यादा होता है NaOH का pH, तो इसलिए इसमें पर्पल कलर देता है,
इसलिए पिंक कलर किस में आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। हाँ, अगर ये नहीं होता तो फिर पक्का ये होता आंसर, तो अभी सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम अ गैस हुज एक्वा सोल्यूशन इज बेसिक, राइट द फॉर्मूला या नेम ऑफ दिस सोल्यूशन। तो एक गैस बतानी है जिसका एक्वा सोल्यूशन बेसिक होता है। तो गैस जो बेसिक होती है, जिसका एक्वा सोल्यूशन बेसिक होता है, तो गैस तो है अमोनिया गैस, है ना, अमोनिया गैस, क्योंकि जब आप इसको अमोनिया गैस को पानी में मिलाओगे तो ये जो सोल्यूशन बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे इसको हम, ये कैसा होता है, ये बेसिक होता है। हाइड्रोक्साइड है ना, ये बेसिक नेचर का होगा, बट ये वीक बेस होता है। ठीक है, तो अमोनिया गैस है, पहले तो पूछा गैस का नाम बताओ जो एक्वा सोल्यूशन जिसका बेसिक होता है, तो उस गैस का नाम तो अमोनिया है। फिर उसका सोल्यूशन जो बना है वो चीज़, उसका भी आपको फॉर्मूला बताना था। तो अमोनिया को पानी में मिक्स करने से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना है, जो कैसा होगा, बेसिक होगा, और इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। फोर्थ इसका पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा, ये 34 है ना, इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। अ बेसिक सब्सटेंस इज यूज टू ट्रीट अ हनी बीइंग स्टिंग, वाई। हनी बी स्टिंग, अगर हनी बी काट जाती है, स्टिंग मतलब उसके स्टिंग में स्टिंग लगने से क्या होगा, हमें बेसिक सब्सटेंस को यूज़ करना पड़ता है उसको, उसके स्टिंग से छुटकारा पाने के लिए। तो ऐसा क्यों है, तो हनी बी का जो स्टिंग होता है ना, जो उसका डंक होता है वो एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। जबकि जो वास्प होता है ना, याद रखना अगर वास्प वाला क्वेश्चन आए तो वास्प जो होती है उसकी स्टिंग बेसिक होती है, बट हनी बी या एंट, इनकी स्टिंग कैसी होती है, एसिडिक होती है। तो अगर एसिडिक है तो आपको इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, बेस यूज़ करना पड़ेगा। कोई भी एसिडिक हो तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक मिलाना पड़ेगा ना। तो क्योंकि हनी बी का स्टिंग एसिडिक होता है, जिसके कारण उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कुछ बेसिक सब्सटेंस को क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें बेसिक सब्सटेंस लाइक बेकिंग सोडा जो हमारे किचन्स में होता है उसको यूज़ करना पड़ता है। तो एसिड को रोकने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक। तो आपको ऐसे बताना है कि हनी बी का स्टिंग एसिडिक होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो बेसिक यानी बेकिंग सोडा हमें यूज़ करना पड़ेगा। और अगर वास्प वाला क्वेश्चन होता तो एसिडिक की जगह यहाँ पे बेसिक होता, उसका स्टिंग कैसा होता, बेसिक होता, और फिर उसके लिए हमें बेकिंग सोडा थोड़ा ना लगाना पड़ता, बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो एसिड मिलाना पड़ता ना, तब हमें विनेगर यूज़ करना पड़ता। ठीक है, ये मैं वास्प के केस में बता रही हूँ। बट हनी बी के स्टिंग क्योंकि एसिडिक है तो बेसिक सब्सटेंस यानी बेकिंग सोडा यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिफ्थ वाला, नेम द एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन टमाटो या टैमरिन। तो ये मैंने बताया हुआ था आपको पहले भी। तो टमाटो में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, और टैमरिन इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है। ठीक है, ये एसिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चॉइस का था, डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं, ये भी मैंने जो प्रैक्टिस पेपर्स कराए थे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें ये क्वेश्चन थे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं। तो देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो कि एक क्रिस्टल के अंदर होते हैं, या उसके फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का कोई भी एक फॉर्मूला यूनिट होगा या क्रिस्टल होगा, उसके अंदर जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फिक्स्ड होते हैं, ये याद रखना ये फिक्स्ड होते हैं। तो सॉल्ट या क्रिस्टल जो होता है, सॉल्ट का क्रिस्टल या उसका फॉर्मूला यूनिट में जो प्रेजेंट होंगे फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसी को हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछा है, केमिकल नेम और फॉर्मूला पूछा है, जिसका अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल में आ जाए तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो देखो ब्लू कलर का तो नाम से ही पता चल गया होगा, कॉपर का जो क्रिस्टल होगा कॉपर सल्फेट का, वो ब्लू कलर का होता है। तो वो कैसे बनता है, कॉपर सल्फेट जो आपका सॉल्ट है उसमें जब 5 वाटर क्रिस्टलाइजेशन यानी 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये फिक्स्ड होते हैं ना, तो इस कॉपर सल्फेट है तो 5 ही मॉलिक्यूल मिलाने पड़ेंगे। तो जब कॉपर सल्फेट होगा तो 5 वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, यानी 5 वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो फिर ये इसके साथ पहले तो ये अलग था, पाउडर था, बट ये जब पानी मिलेगा तो ये एक क्रिस्टल बन जाएगा ये पूरा, और इस क्रिस्टल का कलर ब्लू हो जाएगा। इसको हम कहेंगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, या फिर इसका एक और केमिकल नेम होता है ब्लू विट्रॉयल, ब्लू विट्रॉयल VITREOL। ठीक है, तो इसको हम ब्लू विट्रॉयल भी कहते हैं। तो ये याद रखना, पहले तो
समझ आ गया होगा आपको। कोई भी क्रिस्टल, जैसे ये आपका अभी कॉपर सल्फेट पाउडर था, अभी क्रिस्टल नहीं था। जब इसमें ये 5 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे ना, तो ये जो बनेगा ये आपका क्रिस्टल बन जाएगा। तो क्रिस्टल को शेप या कलर कौन देता है? वो आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही देते हैं, ठीक है। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते तो ये एक पाउडर होता, बट ये जब ऐड होगा इसके साथ तो ये क्रिस्टल बन गया, जिसके कारण इसकी ब्लू कलर आ जाएगा। और ये इसकी ये क्या होगा? पहले तो पाउडर होगा, फिर बाद में ये क्रिस्टल बन जाएगा। तो कब होता है क्रिस्टल? जब इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं। तो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जब किसी क्रिस्टल के अंदर होते हैं सॉल्ट के, या फॉर्मूला यूनिट पे होते हैं, उसी को तो हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट पहले पाउडर था वाइट कलर का, उसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल मिले तो ये जो बना ये क्रिस्टल बना। इसी कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। इसका नाम ब्लू विट्रॉयल या फिर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है। अगर आपको मान लो आयरन सल्फेट का पूछ लेते, तो आयरन सल्फेट FeSO4 में कितने क्रिस्टल आते हैं? 7H2O। फिर ये आयरन सल्फेट, अभी तो ये पाउडर था, अब ये SO4 7H2O, ये एक क्रिस्टल बन जाएगा। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो ये अगर पूछ लेते, बट यहाँ पूछा नहीं है आपको, बस इसमें तो आपको सिर्फ ये वाला पूछा था, तो इसलिए ये लिखना था। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि आपने अपनी NCERT के उसमें POP प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ा होगा, उसमें क्या था? कैल्शियम सल्फेट था। POP में क्या था? कैल्शियम सल्फेट। वो भी तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे उसके अंदर। कैल्शियम सल्फेट के अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे? हाफ वाटर ऑफ। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट था, इसको हमने क्या नाम दिया था? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको हम POP कहते हैं ना। तो ये भी तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसके अंदर कितने? हाफ। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। बट हमें क्वेश्चन में सिर्फ ब्लू कलर वाला पूछा है, तो हमें यही लिखना था, बस इतना सा लिखना था हमें, ये नहीं लिखना था। ये मैंने एक्स्ट्रा समझाया आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट था इसका, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला पूछा था, और उसके बाद उसकी प्रिपरेशन की इक्वेशन भी पूछी थी, और इसके यूजेस भी पूछे थे। तो ब्लीचिंग पाउडर, जितने भी केमिकल आपने NaCl वाले पढ़े होंगे वो तो इम्पॉर्टेंट होते ही है ना। तो उसमें से एक केमिकल ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ये इसका केमिकल नेम होता है। इसकी प्रिपरेशन किससे होती है? देखो, स्लेक्ड लाइम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन जब हम मिक्स कर देते हैं Cl2, तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, और साथ में वाटर अलग हो जाता है। तो ये इसकी प्रिपरेशन होती है। इसके यूजेस की बात करें तो ब्लीचिंग जो ये किस काम आता है? ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन। कॉटन और लिनन को ब्लीच करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उस काम आता है ये। या फिर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को डिसइंफेक्ट करता है, उसमें जो उसमें जो जर्म्स वगैरह होते हैं उसको हटाता है। क्लोरीन टैबलेट्स डाली जाती है ना ड्रिंकिंग वाटर में, तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि उसके अंदर क्लोरीन है तो इसलिए ये डिसइंफेक्ट करता है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को। थर्ड इसका यूज़ है ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स, जो लॉन्ड्री में क्लॉथ्स को धोने में, धुले हुए कपड़ों को ब्लीच करने में इसका यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा एक केमिकल है क्लोरोफॉर्म, उसको मैन्युफैक्चर करने में इसका यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ है? ये ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। तो ये यूजेज है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायो में से है। तो बायो तो वैसे आपने याद कर ही ली होगी, फिर भी मैं आंसर्स बता देती हूँ इसके। तो 35 का आपको पार्ट्स पूछे थे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो इसका फर्स्ट मैचुरेशन ऑफ एग्स का था ओवरी, फर्स्ट का आंसर ओवरी है। उसके बाद फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म का आंसर फैलोपियन ट्यूब है। एंड इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट का आंसर यूटेरस है। तो ये इसके आंसर से चेक कर लेना आप। नेक्स्ट इसमें पूछा था व्हाट हैपेंस टू द एग व्हेन इट इज़ फर्टिलाइज या फिर व्हेन इट इज़ नॉट फर्टिलाइज। तो जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो जाइगोट बन के जाइगोट एम्ब्रायो में चेंज हो जाएगा। और सेकेंड पार्ट था अगर नहीं फर्टिलाइज होगा तो ये लिखना था आपको, लाइनिंग ऑफ यूटेरस स्लोली ब्रेक हो जाएगी, कम आउट थ्रू वेजिना एंड ब्लड एंड म्यूकस नोन एज मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो ये आपका जब फर्टिलाइज नहीं होगा तब ये लिखना था, अदरवाइज ये लिखना था। तो ये बायो के क्वेश्चन थे, याद तो करके गए होंगे आप। बी पार्ट इसका चॉइस वाला क्वेश्चन था, एक्सप्लेन बाय गिविंग वन एग्जाम्पल ईच। आपको इसके एग्जाम्पल लिखने थे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। तो ये तो सबको याद होगा ही, छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो आप। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन आइदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। एंड बाईसेक्सुअल में बहुत मेल एंड फीमेल पार्ट कंटेन होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स थे पम्पकिन, पपाया, कुकम्बर।
यूनिसेक्सुअल के। और बाईसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल्स होते हैं सनफ्लावर, मस्टर्ड, है ना। नेक्स्ट आपको ये डायग्राम बना के दिया था, ये डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट ही होता है, इसमें लेबलिंग करनी थी। तो देखो ये जो सबसे ऊपर ए है, ए क्या है, पोलन ग्रेन्स है। ए क्या थे, ये पोलन ग्रेन्स। एंड बी ये जो यहाँ का ये जो ऐसे ये बाहर बाहर का जो कवरिंग थी, बी स्टिग्मा कहते हैं इसको। एंड सी जो है आपका देखो ये इस ट्यूब, ये इस ये होल से में अगर जाता है एरो तो ये पोलन, ये क्या होता, ये ट्यूब होती है ना। हाँ, अगर ये जो होल सा ये वाला है, अगर ये होता तो पोलन ट्यूब, बट ये यहाँ पे है ना, तो ये आपका स्टाइल है। ये जो ऐसे सी पार्ट में क्या है, स्टाइल है, ठीक है। ये ऑर्गन आपको बताना था। इसके बाद ये जो डी पार्ट है ये आपका था साइनर गिट्स, इसको हम फीमेल जर्म सेल कहेंगे, ठीक है। ये डी ऑप्शन। तो ये सारे ए बी सी डी आपको लेबलिंग करने थे, तो इस करके कमेंट करके बताना है कि लेबलिंग की कि नहीं आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड, पॉलिनेशन में अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन बट फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस विदाउट पॉलिनेशन, रीज़न देना था। तो पॉलिनेशन तो हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बिना भी, बट फर्टिलाइजेशन होने के लिए पॉलिनेशन का होना ज़रूरी है, ऐसा क्यों है। तो इसका आंसर देखिए क्या लिखना था। तो यहाँ पे आपको लिखना था पॉलिनेशन जो है ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट प्रोसेस है। तो पॉलिनेशन अकर होने के लिए फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, बट फर्टिलाइजेशन जो है यूनियन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट है, तो इसलिए पॉलिनेशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिनेशन के थ्रू ही पोलन जो होंगे वो सीड्स, जब सीड्स या फिर सीड्स के पोलन मतलब सीड्स जब जाएंगे विंड के थ्रू वगैरह, तो तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। ये सब लिखना था आपको। बायो का क्वेश्चन है तो याद तो आप करके गए होंगे। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। फिजिक्स का न्यूमेरिकल था ये, एक पार्ट है इसका। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉमनली नोन एज यूनिट। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होती है यानी बड़ी यूनिट होती है उसको हम यूनिट कहते हैं, बट इसका एक और नाम होता है एक्चुअल नेम। तो देखो आपको पता है एनर्जी की वैसे तो एसआई यूनिट जूल होती है, एसआई यूनिट भी पूछी है इन्होंने, बट जो बड़ी यूनिट होती है जब बहुत बड़े लेवल पे एनर्जी कंज्यूम होती है तो कमर्शियल यूनिट यूज़ की जाती है। तो कमर्शियल यूनिट का एक नाम तो यूनिट है, एक और नाम होता है उसका, तो वो नाम पूछा था एक्चुअल नेम क्या है कमर्शियल यूनिट का, और फिर इसके एसआई यूनिट एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना था कमर्शियल यूनिट जो एनर्जी की होती है वो किलोवाट आवर होती है। क्या कहते हैं उसको, किलोवाट आवर, सिंबल होता है KWH, ठीक है। किलोवाट आवर ये एनर्जी की बड़ी यूनिट होती है, कमर्शियल यूनिट होती है। और एसआई यूनिट जो होती है एनर्जी की वो जूल होती है। तो आपको पूछा था कमर्शियल यूनिट और जूल एसआई यूनिट में रिलेशन क्या है, यही तो पूछा है क्वेश्चन में कि जो एक्चुअल यूनिट जो इसका एक्चुअल नेम है कमर्शियल यूनिट का, उसका रिलेशनशिप बताना था एसआई यूनिट के साथ। तो देखो कमर्शियल यूनिट तो मैंने बता दी किलोवाट आवर होती है, एसआई यूनिट जूल होती है। क्या रिलेशन है, 1 किलोवाट आवर जो कमर्शियल यूनिट है वो कितने जूल के बराबर होती है, 36 लाख, या फिर आप कह सकते हो पॉइंट यहाँ लगाओगे यहाँ पे 3.6, तो कितने 1 2 3 4 5 6 जीरो 10 के पावर 6 जूल, यानी ये इतना यानी 1 किलोवाट आवर इतने जूल के बराबर होता है। और इसको हम यूनिट भी कहते हैं ना, सिंपली यूनिट भी कहते हैं, बट इसका प्रॉपर नेम क्या होता है, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इतने जूल के बराबर होता है। 10 की पावर 6 याद रखना, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के। तो एक तो ये आंसर था। दूसरा इसका न्यूमेरिकल था, द करंट रेटिंग ऑफ अ सर्किट इज़ 1 एम्पियर, हाउ मैनी LED लैम्प ऑफ पावर रेटिंग 8 वाट 220 वोल्ट कैन सेफली बी यूज्ड साइमल्टेनियसली इन द सर्किट। मतलब जो सर्किट है उसके अंदर कितना करंट है, 1 एम्पियर का। अब वो जो करंट है उसे हमें क्या जलाने, LED लैम्प जलाने। अब वो LED बल्ब कितने जलेंगे अगर उनकी पावर रेटिंग कितनी है, 8 वाट, और कितना वोल्ट सप्लाई है उनका, 220 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखो करंट आपको 1 एम्पियर दिया है सर्किट का, है, और अगर मैं एक लैम्प की पावर की बात करूँ तो वो 8 वाट दे रखी है,
अगर मान लो n लैंप होते तो उसकी पावर कितनी हो जाती, 8n। एक की अगर 8 है तो n की कितनी हो जाएगी, 8n। अब आपको वोल्टेज कितनी देर की लैंप्स की, 220 वोल्ट। अब पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब वोल्टेज दी हो तो V इंटू आई। अब यहाँ पे पावर कितनी है इस 8n, और कितने करंट पे लगनी है ये पावर, इतनी पावर, इतनी टोटल बल्ब्स की पावर को कितना करंट मिलना है, 1 एम्पियर ना। तो 1 एम्पियर और कितनी वोल्टेज है इसकी, 220। तो इसमें कितने एन आ जाएंगे, कितने बल्ब आ जाएंगे, तो पावर यानी टोटल पावर कितनी है 8n, और कितनी वोल्टेज सप्लाई होनी है इन बल्ब्स को 220, और आई कितना करंट मिलना है सर्किट में से 1 एम्पियर का। तो ये पावर टोटल 8n इसके बराबर रख दोगे, तो n निकालना है तो 8 डिवाइड में चला जाएगा इस साइड। तो 220 को 8 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, और ये 4 पे 55 पे कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड करोगे तो 27.5। बट ये n नंबर ऑफ बल्ब्स है ना, या लैम्प्स है, तो n कभी डेसिमल में नहीं आ सकता ना, पॉइंट में नहीं आ सकता। तो आपको ये करीब करीब इसका डेसिमल हटा देना, तो 27 के आस 0.5 तो हो नहीं सकता ना। तो n कितना ले लोगे 27, यानी कितने लैम्प सेफली रन किए जा सकते हैं 27। या फिर इसको दूसरा करने का तरीका क्या है कि आप ना पहले एक बल्ब की पावर ले लो 8। अब एक बल्ब की पावर का फॉर्मूला लगा दो V इंटू आई। तो वोल्टेज कितनी लगनी है एक बल्ब के, एक लैंप के लिए 220, और आई निकाल लो, इसके एक के लिए निकालना है, कितने के लिए निकालना है, एक लैंप के लिए। तो आई एक लैंप के लिए कितना आएगा, ये यहीं रहेगा, ये तो यहीं रहेगा, निकालना है तो ये डिवाइड में जाएगा। तो ये एक बल्ब के लिए इतना करंट चाहिए। अब देखो टोटल सर्किट के अंदर कितना करंट है 1 एम्पियर, जबकि एक लैंप के लिए कितना करंट चाहिए, इतना। तो अगर नंबर ऑफ़ लैंप निकाल, ये टोटल करंट जो है सर्किट का वो क्या कब बराबर होगा, जब एक बल्ब को जितना करंट चाहिए लैंप को, और उसको n से मल्टीप्लाई कर दो। तो n कैसे निकलेगा, टोटल सर्किट के करंट में से ये जो एक बल्ब का या एक लैंप का करंट है उसको डिवाइड कर दोगे। तो एक पूरे सर्किट में कितना करंट था 1 एम्पियर, एक बल्ब का कितना या लैंप का कितना है करंट, इतना। फिर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, क्योंकि डिवाइड में है ना, तो ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उल्टा हो जाएगा, और फिर इसे भी देखो वही आंसर आ जाएगा 27.5। या फिर 27.5 नहीं लोगे, 27 लैंप, क्योंकि लैंप कभी पॉइंट में नहीं होंगे ना। समझ आ गया, तो इसका आंसर 27 लैंप है। तो किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके बताइएगा फिजिक्स का आंसर। नेक्स्ट इसका सेक्शन ई पार्ट रह गया है, तो आप बता देना कमेंट करके कि इसे कराना है या नहीं। तो मैं एक एक करके इसके सेक्शन ई के तीनों क्वेश्चंस करा दूँगी, ठीक है। एक तो बायो का ही है, वो तो आप खुद भी कर सकते हो। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो देख लेंगे, इसको भी हम कर लेंगे सेक्शन ई को। तो सेक्शन डी के क्वेश्चंस जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, तो वो तो इनको अच्छी तरह से कर ही लेना। बाकी जिनका एग्ज़ाम हो गया ये वाला, कमेंट करके बताइएगा कितने आंसर्स ठीक है आपके। एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड लाइक भी कर देना वीडियो को।